हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है बेहतर होंगे, बेहतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम एमपीपीएससी के लिए सारी यूनिट वाइज साथ में पीवाईक्यू और सभी के सेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से डाल रहे हैं और आप सभी को पसंद भी आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे। और आज हमारा जो वीडियो है यूनिट 5, यानी उसमें हम पहले भी जो है संविधान सभा, मूल अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों की वीडियो डाल चुके हैं। साथ में पीवाईक्यू के सेशन जो 2024 तक वीडियो डल चुके हैं। तो आप जो भी साथी हैं, प्लेलिस्ट बना दी, उस पर जाकर अपने सारे वीडियो देख सकते हैं। यूनिट 2 भी कंप्लीट कर दिए तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है यानी यूनिट 5 में हम आज पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। आप सभी जानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, बहुत लंबा अपने आप में एक टॉपिक है। तो इसको पूरा अच्छे से बात करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तो इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। पूरा एमसीक्यू से पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अंत में एक कमेंट जरूर करना है। तो जल्दी से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस के बाद हम हमारे सारे एमसीक्यू जो जरूरी हैं उन सभी पे बात करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि सभी साथी यूनिट 5 देख पा रहे होंगे, इसमें हमने जो है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, पूरा टॉपिक ये है। इसमें हमने सबसे पहले संविधान सभा, ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो इसके बनाए हैं। जो भी साथी नए हैं उन सभी वीडियो को देख लें। इसके बाद हमने जो है प्रमुख रूप से, एक सेकेंड, हमने जो है इसके बाद हमने जो है मौलिक अधिकारों के सारे वीडियो जो है एमसीक्यू के फॉर्म में बना दिए हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमने कर्तव्य और साथ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके भी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी साथी नए हैं उनको जाकर देख लें। इसके बाद आज जो हम करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। अब आप सभी जानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हम आज सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे, पार्ट 1 करके। फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा। फिर धीरे धीरे जो है संघीय कार्यपालिका से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं उस पे हम जो है एमसीक्यू के फॉर्म में उसको हम देखेंगे। और सारे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा भाई। पूरे ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से ऐसा नहीं होगा कि बाहर जाने वाला है। पूरे एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं। तो आप पहले एमसीक्यू को देखो। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहले प्रश्नों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, उसके बाद टिक करना है ना। तो क्या है ऑप्शन, प्रश्न क्या है? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है बीबी गिरी, बी है ज्ञानी जैल सिंह, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है आर वेंकटरमन। क्या इसका आंसर होगा? अच्छे से प्रश्नों को समझो, क्योंकि देखो मल्टीपल प्रश्न जैसे बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को इसमें ले लिया है, ताकि कोई सा भी पैटर्न किसी भी तरीके का अगर पूछा जाएगा तो वो आपसे एग्जाम में बनेगा। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी बीबी गिरी जो है प्रमुख रूप से 4th नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रपति के भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? यानी कि सर्वसम्मति से, इसके सभी पूरे मत, पूर्ण बहुमत से जिसको चुना गया उसको बताना है। ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। क्या इसका आंसर होगा? तो आप सभी जानते हैं कि भैया नीलम संजीव रेड्डी जो प्रमुख रूप से एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। अगला देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे भाई? आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है ना। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन थे जो निम्न में से उपराष्ट्रपति नहीं रहे? आपको बताना है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह। तो भैया आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से जो है राधाकृष्णन भी रहे हैं, साथ में जाकिर हुसैन भी रहे हैं, बीबी गिरी भी रहे हैं, वहीं ज्ञानी जैल सिंह जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे। देखो पैटर्न को समझना, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसलिए वो सारे प्रश्न इसमें ले लिए हैं। अगला देखो, सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। तो कौन है भैया निम्न में से जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो ये सब आपको, ये जो है प्रश्नों के लेवल आपको समझना है, उसके अनुसार अपनी तैयारी को इंप्रूव करते जाना है। अब क्या इसका आंसर हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रमुख रूप से सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। कब से? तो भैया 26 जनवरी 1950 से ये है 13 मई 1962 तक, है ना। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। अगला देखो,
भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन है? आपको बताना है। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कौन थे भैया जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे राष्ट्रपति के पद पर? तो जो थे भैया कौन? नीलम संजीव रेड्डी, जो प्रमुख रूप से और सबसे ज़्यादा यानी सर्वसम्मति से चुने गए पहले राष्ट्रपति। अगला देखो, निम्न में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह और सी राजगोपालाचारी। तो करो भाई सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय कार्यपालिका के साथ साथ संसद जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथी आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। बस मेरा एक ही है कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये आपके ही हित में कार्य हो रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो ऐसा है नहीं कि आपको कुछ अपराध हो जाएगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इससे बस एक ही है कि मेरे को थोड़ा सा उत्साह आ जाएगा और आपके लिए मेहनत करने का और थोड़ा सा जुनून आ जाएगा। और आप नहीं भी करेंगे तो मैं तो करूँगा ही भाई, है ना। मैंने तो ठान ली है कि बस आपके लिए मेहनत करना है तो करना है। तो बस इतना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसका आंसर भी बताना है। ये नहीं कि बस सब्सक्राइब कर लो कि साहब हो गया हमारा काम। आंसर बताओ। आंसर क्या है भाई इसका कि कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा निम्न में से? तो भैया सभी जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी जो प्रमुख रूप से कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, बाकी तीनों ही राष्ट्रपति रहे हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो भैया ये बताओ मुझे कि भारत में कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं और कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, या फिर अमेरिका में कितनी बार बन सकते हैं, ये भी बताना है आपको। बताओ। तो ऑप्शन देख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ए और बी दोनों। तो भैया 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं आपसे निम्न में से बताना है आपको। तो ये प्रमुख रूप से रहे हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रमुख रूप से 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? आपको बताना है। बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है आर वेंकट रमन। तो भैया राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे, कौन थे भैया? वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो है प्रमुख रूप से पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आपको देखो समझ लो, पैटर्न को समझ लो और प्रश्नों को समझ लो। हर प्रश्न पर अच्छे से बात कर रहे हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, आपको बताना है, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और आर वेंकट रमन। तो कौन थे निम्न में से जो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि जनता पार्टी के शासन के दौरान प्रमुख रूप से बी यानी नीलम संजीव रेड्डी जो प्रमुख रूप से राष्ट्रपति रहे हैं। अगला देखो, भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के से पूर्व ही हो गई थी? मतलब राष्ट्रपति का जो मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। कौन था निम्न में से बताना आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। तो कौन थे? आप सभी जानते हैं कि भैया राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उसी बीच में जाकिर हुसैन की जो है मृत्यु हो गई थी, जो कि राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अगला देखो, भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है? आपको बताना है कौन सा ऐसा न्यायाधीश था जिसने राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। ऑप्शन क्या है? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति एच कन्हैया, न्यायमूर्ति पी एन भगवती और न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो भैया आप सभी जानते हैं कि मतलब जो प्रमुख रूप से जो न्यायाधीश थे कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो है प्रमुख रूप से ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल किया है। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना। दूसरा, उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, साथ में वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसमें से निम्न में से कौन सा नहीं है भैया? आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से वह किसी भी सदन या कोई से भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए, कोई से भी ऐसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए ताकि वह राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य हो जाए, है ना। तो उसके लिए बस यही है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा सदस्य का निर्धारित मतलब लोकसभा में सदस्य बनने के लिए योग्य हो, बस। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 52, 54, 55 और 57। तो निम्न में से कौन सा है? सभी आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़े होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे कि सभी आर्टिकल को आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो उसी के आधार पर आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें पुनः निर्वाचन की बात कही गई है। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 57 जो है प्रमुख रूप से पुनः निर्वाचन की बात करता है, वहीं निर्वाचन
निर्वाचन की रीति की बात कौन सा करता है भैया, आपको सभी ध्यान रखना है। निर्वाचन रीति कौन सा है, आर्टिकल 55 है। वहीं 52 की बात करें तो ये पद की बात करता है, और 52 के बाद 54 की बात करें तो ये निर्वाचन की बात करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 52 में क्या है, पद की बात कही गई है, 54 में निर्वाचन, और जो है 55 में निर्वाचन की रीति, वहीं साथ में 57 में पुनः निर्वाचन मतलब जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता की बात कही है। अगला देखो क्या इसका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, आपको बताना है। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय। तो कौन है भैया इसमें से, निम्न में से जो आपको बताना है। करेंगे सभी साथी आंसर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद कौन निपटाएगा। मान लो कि अगर कोई राष्ट्रपति के संबंध में कोई चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर मतलब जो है राष्ट्रपति विवाद से संबंधित कोई भी विवाद होगा बस सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा, आपको सभी को ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रपति पद के चुनाव संचालित किए जाते हैं, आपको ऑप्शन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। आप सभी जानते हैं कि हम फटाफट करने का एक ही मतलब है कि आपका समय पे वीडियो कंप्लीट हो जाए, साथ में जो चीज़ 1 घंटे में दी जा रही है उसको हम 35 से 40 मिनट में कंप्लीट आपको मिल जाए, बिना इधर उधर की बात किए, है ना। और मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि आप सभी सिंसियर हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आप जो है इसके बाद, यानी कि अगर 1 घंटे का आप वीडियो मैं बना रहा हूँ या आप 40 मिनट अगर देख रहे हैं, तो उसमें बस यही है कि इसको देखने के बाद आप अपने सारे काम कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं सब कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर बस अभी पढ़ लो। आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। बस इसको इत्मीनान से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, और इसके बाद आपको जो करना करो। मुझे पता है सुकून की तलाश हर व्यक्ति को रहती है कि कहीं तो सुकून मिले जाके, तो मिलाइएगा सुकून, लेकिन यहाँ भी मिला लीजिए, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हुलिया बदल देंगे, है ना, कि पढ़ने भेजा था क्या कर रहा है ये। तो देखो, करो आंसर, है ना, नहीं करो भाई, ऐसा नहीं है कि क्या बोल रहे हैं साहब, ऐसा हम हमारे भी कोई इमोशन है, हमारी भी कोई इच्छाएं, करो तुम्हें जो लगे करो, लेकिन पढ़ाई के साथ सभी। देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि संतुलन बना के रखो जीवन में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे तुम्हारा कोई, समझ गए, बस कुछ भी हो, लेकिन संतुलन के साथ और बिना किसी के इमोशन को हर्ट किए। चलो बताओ आंसर, हो गई बहुत ज्ञान की बात। आंसर क्या है इसका, आंसर एक ही भैया, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला देखो, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। करें सभी साथी भविष्य के भावी अधिकारी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो भैया अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के चुनाव हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। आप सभी जानते हैं डायरेक्ट चुनाव होता नहीं है, हमारे द्वारा चुने गए सदस्य यानी सांसद या विधायक के माध्यम से इनको चुनाव दिए जाते हैं, मतलब इनका चुनाव होता है। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, आपको सभी को बताना है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं, तो बी यानी ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए। अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने प्रावधान संविधान में किया गया है, बताना आपको। ऑप्शन देखो 55, 68, 69 और 71। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है, अभी मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय उसको सुलझाएगा, लेकिन आर्टिकल कौन सा भैया वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो आर्टिकल बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें प्रमुख रूप से ये बताया गया है कि जो प्रावधान है, मतलब जो विवाद है वो निपटा सकता है। तो 71 आर्टिकल 71 आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख रूप से 71 में जो है अगर कोई विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय निपटाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, आपको बताना है। 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु जो है 2 सप्ताह का समय मिलता है भैया, कि आप इसमें जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर लेंगे कि मुझे वोट देना है कि नहीं देना भैया तुम सबको, ऐसा। अगला देखो 21, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है ना। ऑप्शन क्या है, ये देखो, ऑप्शन क्या है, ए है सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। दूसरा क्या है ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी क्या भैया, कोई भी उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही
निर्वाचित नहीं हो जाता। और डी क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर देखो भैया, थोड़ा सा क्या है, अपन लगातार बोलते हैं तो ऐसा गले में लगता है कि भैया कुछ अपवाद से हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ है। आपके लिए चाहे गले में कोई भी चीज़ होगी, हम नहीं उसे देखेंगे, बिल्कुल भी आपके लिए मेहनत करेंगे, करते रहेंगे। बस आपको भी एक ही चीज़ करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो आंसर इसका बताओ भाई, इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, ये भैया ये प्रमुख रूप से गलत है। आप सभी जानते हैं कि भैया अगर कोई भी प्रकार से कोई विवाद होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंध में, तो उच्चतम न्यायालय है जो इस विवादों को निपटाएगा। अगला देखो, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा था पिछले प्रश्नों में कि भैया राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो कोई सीमा नहीं है, 1 बार नहीं, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 बार। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि सबको मौका मिलेगा। लेकिन हमारा भारत, प्यारा भारत महान, अगर बोल दिया है कि चलो तुमको जितनी बार बनना है बनो, ऐसा है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि मौका सभी को मिले कम से कम। तो अपने को सभी, कोई भी, हर व्यक्ति का नेचर, हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की प्रणाली अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति कितना काम कर पाता है, कोई व्यक्ति कितना काम कर पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं सही है कि अगर कुछ लिमिटेशन हो कि आप इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, तो इससे दूसरों को मौका मिलेगा, साथ में सभी को कहीं ना कहीं समानता की बात आ जाएगी। साथ में कार्यों में मुझे ऐसा लगता है कि स्पष्टता मिलेगी, किसी और को मौका मिलेगा तो, है ना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि संविधान निर्माता और संविधान को बनाने वाले अपने से ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट थे, अपने से ज़्यादा मेच्योर थे, बुद्धिमत्ता थी, तभी उन्होंने सब चीज़ें सोच के समझ के की हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो ये भैया अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने आपको बताया ही है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, आपको बताना है। सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन है 10-10, 10-20, 50-50 या फिर 100-100। तो भैया आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से जो है सी यानी 50-50 जो है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। अगला देखो, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है, आपको बताना है। 58, 60, 66 और 70। बताओ भाई आंसर क्या है, इसका आंसर हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण आर्टिकल 60 है ना, इसमें आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं, इसमें ये बात कही गई है। अगला देखो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, आपको बताना है। राष्ट्रपति के अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो भैया भारत का जो राष्ट्रपति है इसके आप तुलना कर सकते हैं किससे, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिमिलर, इनकी जो है शक्तियाँ सिमिलर हैं उनके तुलना में। अगला देखो, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है प्रमुख रूप से ए यानी राष्ट्रपति होता है, सभी जानते हैं, भले ही नाम मात्र का है। कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति। अगला देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में और संसद में। कौन है भैया बताओ। तो आप सभी जानते हैं संघ की कार्यपालिका प्रमुख रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला देखो, किस
अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन क्या है? 54, 56, 57, 58। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता कौन है? तो ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि पद पर बना रहना 56 यानी पद ग्रहण करने का जो है बात किस में कही गई है? 56 में कही गई है। वहीं निर्वाचन की बात किस में कही गई है? आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन की बात 54 में कही गई है। वहीं पुनः नियुक्ति की बात इसमें कही है 57 में कही गई है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पदावधि 56 में, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानून कार्यवाही से या महाभियोग से। तो भैया महाभियोग से प्रमुख रूप से इसको हटाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि महाभियोग से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उससे पहले उनको नोटिस देना होता है ना? तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपने देखी होगी, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा अपना। आप सभी जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया और चर्चा आपने पूरी अच्छे से पढ़ी होगी, और नहीं तो अब जब समय आएगा अच्छे से बता देंगे। अगला देखो, जब राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या पदच्युत हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? आपको बताना है 5 वर्ष तक, 1.5 यानी 1.5 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, या फिर 6 वर्ष तक। तो आप सभी जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र दे दे तो वह 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला देखो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है। ऑप्शन है 65, 70, 75 या कोई आयु सीमा नहीं होगी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कोई ही सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? आपको बताना है। और देखो भाई, न्यूनतम आयु आप सभी जानते हैं 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई अभी सीमा वर्तमान में तो नहीं है। अगला प्रश्न कहा भैया, देखो रे, आंसर देख ही लिया क्या? तो ये महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कौन सा दोष नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा भंग कर दे, राज्यसभा नामांकन से बहुमत को रोक सकता है। तो ये प्रमुख रूप से कोई दोष नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें ही दोष के रूप में आ सकती हैं। आपको अच्छे से पढ़ के इनको आंसर टिक कर लेना है। अगला देखो, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? आपको बताना है। राज्यपाल करेगा, प्रधान सेनापति करेगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा, या फिर प्रधानमंत्री करेगा? तो कौन करेगा भैया? आप सभी को ध्यान रखना है। तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो कार्यभार जो है प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार ग्रहण करेगा। अगला देखो, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? आपको बताना है। प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर महान्यायवादी को? तो कौन को देगा भैया? अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो प्रमुख रूप से वह सूचना देनी होती है कि भैया राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया है। अगला देखो, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आपको बताना है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो क्या भैया राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति की, है ना? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता। वहीं प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उनके नियुक्ति में योग्य है। अगला देखो, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सेना का प्रमुख, और इनमें से कोई नहीं। तो जो है भैया निम्न में से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, तो किसकी नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। अगला देखो, राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो सी यानी राज्यपाल जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। अगला देखो, किसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? आपको बताना है। वित्त आयोग, नीति आयोग, राजकीय भाषा आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग? तो किसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता भैया? तो जो है प्रमुख रूप से बी यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसको मतलब राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता। आपको आंसर देख लिया आपने। अगला देखो, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आपको बताना है। प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, राष्ट्रपति की, या फिर किसी की नहीं? तो भैया बिल जो वित्त बिल होगा उसके लिए पूर्व स्वीकृति किसकी लगेगी भैया? राष्ट्रपति की लगेगी। यानी धन से संबंधित या वित्त संबंधित कोई भी बात होगी तो उससे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और आप सभी से एक सवाल है
कि अभी जो वर्तमान में कौन है हमारे राष्ट्रपति, कौन है उपराष्ट्रपति, और उनका कौन सा क्रम है, यानी कौन से नंबर की है वो, तो आपको बताना है। कमेंट में बताइएगा। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, तो देखो भाई, मटर गश्ती करना है कर लेना, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आज अगर आपका ये समय निकल गया, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जब 4 5 6 साल निकल जाएंगे, आपको रिग्रेट होगा, बाकायदा रिग्रेट होगा कि यार मैं उस समय अगर पढ़ लेता, सही समय पर सही दिशा में अगर जानकारी मिल जाती, तो शायद आज की कोई और दिन होता, या आपके लिए कोई अच्छा पल होता, है ना। इससे अच्छा है कि बाद में पछताने से अच्छा कि आज आप उसको अच्छे से कर लो। और मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ से नहीं, कहीं से भी, जमाने से कहीं से पढ़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है भैया। हमने हमारा संविधान कितने देशों से अपना है, 60 से 80 देशों से अपना है, और अच्छी चीज़ों को अपनाने से कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं। अगर कहीं से कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको अपना लो, गलत चीज़ों को छोड़ दो। हमने भी छोड़ा, आप भी छोड़ो। बस वही है कि अच्छी चीज़ों को अपना लो और बुराइयों को छोड़ दो, तो अपने आप आपका जीवन सरल और सही दिशा में होता जाएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या है, फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसे है, आपको बताना है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। देखो, ज्ञान बांटने की आदत नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि लोगों को ज्ञान बहुत चाहिए रहता है, पता नहीं इनको मोटिवेशन क्यों चाहिए। इतना मोटिवेशन कहाँ लेके जाएंगे, अरे इतने मोटिवेशन लोग क्या क्या कर जाते हैं। आपको बस अपना एक ही मोटिवेशन अपनाओ कि अपने माता पिता ने यहाँ भेजा है, हमको पढ़ना है, हमको हमारे पैरों पर खड़ा होना है, कुछ करना है, बस। इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन की आवश्यकता है नहीं। और जिनका, अब मैं क्या ही बोलूँ, उनको तो भैया, उनको तो बहुत ही मोटिवेशन की आवश्यकता है। जिनका मान लीजिए कहीं से कहीं टूटा है, जुड़ा है, तो वो उनके लिए विशेष तौर पर। अगला देखो, ऑप्शन आप देख ही चुके हैं, आंसर बताइए। फांसी की सज़ा बदलने या कम करने का अधिकार किसे है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए, यानी राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा बदलने या कम करने का जो है प्रमुख रूप से अधिकार है। और आर्टिकल कौन सा, आप सभी को ध्यान रखना है, 72 में जो है राष्ट्रपति, वहीं 161 में कौन, उपराष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है ना भाई। अगला देखो, सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं भाई, राज्यपाल। ये राज्यपाल है भैया, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल। और आप सभी को ध्यान रखना है कि देखो, अगर फांसी की सज़ा बदलने कम करने का अधिकार एकमात्र सिर्फ राष्ट्रपति को है, वहीं ये नहीं कर सकता राज्यपाल। बाकी सारी सजाएं कम कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन फांसी की सज़ा सिर्फ राष्ट्रपति। अगला देखो, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह निम्न में क्षमा प्रदान करे, न्यायाधीशों को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, या फिर अध्यादेश जारी करे। तो आप सभी जानते हैं कि निम्न में से कौन सा भी, न्यायाधीश को हटाना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी तीनों ही अधिकार क्षेत्र में है। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, या फिर सभी को। तो भैया प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार प्रमुख रूप से किसे, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति का जो है प्रथम नागरिक, साथ में सर्वोच्च पद है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार रखता है। अगला देखो, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, आपको बताना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो कौन है भैया संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति है। आप सभी को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है, आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या फिर संघीय मंत्रिपरिषद। तो कौन है भाई, तो भैया डी, यानी संघीय मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा प्रदान करता है, तो हमारी संघीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल बताता है। अगला देखो, भारत में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, आपको बताना है। 1962, 1971, 1975 और कभी नहीं। तो भैया प्रमुख रूप से जो है डी, अभी कभी भी आर्थिक आपातकाल की घोषणा अभी वर्तमान में, तो मतलब अभी तक नहीं हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए नामांकन कौन करता है, आपको बताना है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो कौन है भैया, सी, यानी राष्ट्रपति करता है। संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए नामांकन का कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला देखो, आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए अधिकार किसे है, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो कौन है भैया आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के से ही, राष्ट्रपति के माध्यम से या राष्ट्रपति के आदेश से ही आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है, अगर जरूरत लगी तो। थक गया क्या, थकना नहीं भैया ना। आप कुछ सोच रहे होंगे कि यार ये तो क्या जा रही है, एकदम रेल बिल्कुल रुक नहीं रहे साहब, बिल्कुल भी कोई नॉन स्टॉप, बिल्कुल लगातार धुआंधार। तो ये करना है अपने को, इस पे काम करना है। और आपकी सिटिंग भी कम से कम होनी चाहिए कि मैं 1 घंटे हिलूंगा नहीं, 1 घंटे हिलना नहीं है, अपने को पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है।
काम की चीज़ें, सारी चीज़ें फटाफट आपको रिवीजन हो जाएंगी। निश्चिंत होकर आप टॉपिक पढ़ लो कहीं से पढ़ा हो तो, और इन वीडियो को अच्छे से देख लो। और अगर बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे, फटाफट, कहीं नहीं करना आपको, आपने अगर टॉपिक पढ़ रखा है फटाफट वीडियो लगाया, स्पीड कम ज़्यादा का आपको पता ही है कि यूट्यूब में सुविधा है, आप उसको कम ज़्यादा कर लो। बस ये है कि पेन कापी लेके बैठो, वीडियो जैसे चल रहा है जो पढ़ा है, मान लीजिए किसी से आकस्मिक निधि से धन निकालना, तो खट से लिख लिया आकस्मिक निधि से धन निकालना राष्ट्रपति, ऐसा आर्टिकल कोई सा है उन्हें का पदाब्दी 56, तो ऐसा फट से अपने लिख लेना है। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें रिकॉल रहेंगी ऑल टाइम, भूलोगे नहीं आप, है ना। अगला देखो, 60 प्रश्न करने वाले हैं, 10 और प्रश्न है, आराम से लगा लो, और पार्ट में बनाएंगे भाई। इसको क्या है, लंबा सेशन करने से कोई मतलब नहीं, आप भी देख लो और अच्छे से इसको देख के और फिर अपने आंसर टिक करो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, आपको बताना है। 74, 85, 86 या 101। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 74 के तहत जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण की स्थिति में अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है, आपको बताना है। संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति जो है प्रमुख रूप से युद्ध या भारत में कोई भी आक्रमण होता है तो अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, या प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, या फिर संसद द्वारा बहुमत पारित प्रस्ताव पर। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जो है राष्ट्रपति परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा, मतलब विशेष परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अगला देखो, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है, आपको बताना है। मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, साथ में संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के लिए दंड, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी प्रमुख रूप से उपरोक्त सभी, मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, साथ में संघीय कार्यपालिका क्षेत्राधिकार से के अंतर्गत दिए गए दंड। तो ये प्रमुख रूप से तीनों ही जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के लिए है। अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है, आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। क्या है इसका आंसर, तो आंसर जो है प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन कर सकता है भैया, 124 के तहत राष्ट्रपति, है ना। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है, आपको बताना है। वीटो शक्ति आपने पढ़ी होगी, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट वीटो या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से ये उपरोक्त सभी शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अगला देखो, राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सो विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम। क्या इसका आंसर, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति ने एकमात्र ऐसा जो है प्रमुख रूप से बात था जिसमें कि उसने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, यानी उस पर कोई जवाब नहीं दिया, मतलब जो बिल आया उसको अपने पॉकेट में डाला और भूल गए कि कोई है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। तो ऐसा ही अपने जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसको भूल जाना है, पॉकेट में डाल लेना है राष्ट्रपति की तरह, कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुल मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अगला देखो, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग कर सकता है, आपको बताना है। जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अत्यांतिक वीटो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो निम्न में से वह बी यानी निलंबनकारी वीटो का उपयोग कर सकता है। अगला देखो, यदि लोकसभा पुनः विधेयक पास कर राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति दे सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भेजता है। क्या इसका आंसर है, तो भाई सी इसका आंसर है, अनुमति देगा, है ना। अगला देखो, अंतिम प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या व्यक्तिक। तो आंसर क्या है इसका, विधायी, है ना। तो ये प्रमुख रूप से अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है, विधायी। तो भैया ये हमारे 60 प्रश्न थे, ये पहला पार्ट है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और इसमें अभी लंबा सेशन है, पूरे संघीय कार्यपालिका साथ में संसद और राष्ट्रपति सभी भी प्रश्न बने हैं। तो पार्टों में हम इसको करने वाले हैं अच्छे से। तो कैसा लगा वीडियो, अंत में वही कि आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है
और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।